टोटल मिला के रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से हर साल मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली मान के चलें 4-5 सवाल तो कहीं भी नहीं गए। पहले ना घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था कि लाइट का नेचर कैसा, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है। जिसकी शुरुआत करी थी तो पॉइंट सोर्स के लिए हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स के लिए हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये पैरेलल लाइट रेज के लिए हो गया प्लेनर वेव फ्रंट। सारे मिनिमा एक जैसे दिखते हैं, सारे मैक्सिमा एक जैसे दिखते हैं। ग्रीन कलर की लाइट यूज हो रही तो सेंट्रल मैक्सिमा एकदम ब्राइट ग्रीन। ये कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी बना सकता है कि कोई चैप्टर। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। जी हां, एक नए माइंड मैप में चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। पिछला चैप्टर था रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और आज हम बात करने वाले साहब वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैं हर चैप्टर से पहले आपको बतला देता हूं, 2024 में इससे 2 सवाल आए, बिल्कुल सिंपल सिंपल। मैं बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ भी है कहां से सवाल है। 2023 में भी इससे 2 सवाल आ रखे हैं। ठीक है, और बहुत इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रे ऑप्टिक्स यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए भी बताया था, 2024 में 2 सवाल आए थे। अच्छा, और 2023 में मैंने आपको बोले थे ना कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 2 सवाल आए थे। बेसिकली वो 2 नहीं, वो 3 सवाल थे। एक और सवाल मैंने देखा, 3 सवाल थे। मतलब आप ये मान के चलो कि टोटल मिला के रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से हर साल मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली मान के चलें तो मतलब अब वो 1-2 सवाल कम ज्यादा हो सकते हैं, पर मतलब 4-5 सवाल तो कहीं भी नहीं गए। 5 सवाल आप मान के चलो फ्रॉम रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, हर साल मोटा मोटी 5 सवाल, हर साल ऑन एन एवरेज 5 सवाल। बहुत बड़ी बात होती है बेटा। मतलब अपने को 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसमें से 5 सवाल लगभग हमको ऑप्टिक्स से मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल की। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ना घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। कौन सा? कि लाइट का नेचर कैसा, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है। जिसकी शुरुआत करी थी हमारे प्यारे न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस अपना एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दे दी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसमें उन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल, जैसे आपके वो नहीं होते रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वैसी न्यूटन साहब ने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पसल्स। बिना किसी एविडेंस के उन्होंने जो उनके मन में उन्होंने बात बोल दी। न्यूटन साहब का क्रेज था, दबदबा था, लोग सुनते थे, उनकी बात को तवज्जो देते थे। उसके बाद हाइगन साहब ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, यानी लाइट का जो नेचर है ना, इट इज वेव नेचर, नॉट पार्टिकल नेचर। लेकिन लोगों ने इनकी बात को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, और इनकी बात आई गई होगी तो इन्होंने कहा कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ऐसा हाइगन साहब ने कहा कि चलो जब समय आएगा लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी बात। देखो इन्होंने ना एक थ्योरी दी, हाइगन्स थ्योरी। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हाँ, थ्योरेटिकली इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपनी थ्योरी से प्रूव कर दिए, लेकिन फिर भी लोगों ने इनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। लोगों के दिमाग की घंटी पता है कब बजी? इसमें आगे हम एक देखेंगे, आपने तो खैर पढ़ लिया, तभी आप रिवाइज करना है। थॉमस यंग साहब ने एक साइंस की जगत में क्रांति ला दी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके। नाम में ही है YDS, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट का नेचर वेव है। तो सबसे ज्यादा खुश कौन थे? हाइगन साहब थे। हाइगन साहब थे। समझ में आ पा रही बात? खैर, तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, चलिए देखते हैं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट भी मैंने यहाँ पे आगे बना रखे, वेव फ्रंट भी बना रखे, है ना। तो पहले एक बार एक काम करते हैं, वेव फ्रंट देख लेते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट और हाइगन साहब की थ्योरी मतलब रिलेटेड है, और हाइगन साहब नहीं बताया। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो लाइट रेज निकलेंगे ऐसे। अरे जैसे वो नहीं था आपका, एक सेकेंड इसको ना, अरे वो नहीं था आपका पॉइंट चार्ज और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, पॉइंट चार्ज और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल साहब, वैसा ही कुछ है। तो ये लाइट रेज हो गई, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नहीं होती थी, कौन? इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसे यहां पे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर हो गए लाइट रेज के। तो पॉइंट सोर्स के लिए हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लीनियर सोर्स के लिए होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस था, है ना। और ये पैरेलल लाइट रेज के लिए हो गया प्लेनर वेव फ्रंट। पॉइंट लाइट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर लाइट सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सोर्स अगर इंफिनिटी पे है तो रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी, तो उसके लिए प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो ये वेव फ्रंट भी किसके दिमाग की उपज थी? हाइगन साहब के दिमाग की उपज थी। तो हाइगन साहब ने बोला अच्छा आपको ये नोट करना है, मैं एक बार साइड हट जाता हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। चलो वापस चलते हैं। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, हाइगन साहब ने बोला कि वेव फ्रंट पर भी जो हर एक पॉइंट है वो एक नए सोर्स की तरह काम कर रहा है।
ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस यानी वेव, कॉल्ड सेकेंडरी वेव और वेवलेट्स। यानी कि यहां पे जो हमारे पास ये वेव फ्रंट है, इनके ऊपर जो सारे पॉइंट्स हैं, वेव फ्रंट के हर पॉइंट को उन्होंने बोला कि एक नए सोर्स की तरह काम कर रहा है, जो कि एक नए वेव फ्रंट को जन्म देगा, और उसका नाम उन्होंने क्या बोला, सेकेंडरी वेव और सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव और वेवलेट्स। द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, अब आपको याद रखना है, हाइगन साहब ने बोला, अब आपको, हालांकि इस पे कोई सवाल बनता नहीं, अब आपको याद रखना है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ये आगे काम आएगा, इसके बीच का रिलेशन वैसे अपने को ऑलरेडी पता है, वेव्स में हम पढ़ चुके हैं। डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, और फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा। ये हाइगन साहब की थ्योरी आप देख लीजिए। डन है, छाप लिया? हाँ सर, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नमूने हैं, यानी कि कुछ एग्जांपल्स हैं कि वेव फ्रंट कैसे दिखाई देंगे। देखो लाइट रे जो भी जाएगी ना, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। अब जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये इंसिडेंट लाइट है, अब ये पैरेक्सियल रेज है। अब पैरेक्सियल रेज के लिए तो हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट कैसे हो गए, ऐसे प्लेनर हो गए। ठीक है, अब लाइट हुई कन्वर्ज होगी, लाइट क्या होगी, कन्वर्ज। तो कन्वर्जिंग लाइट के लिए वेव फ्रंट कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। देखो क्या लिखा है, स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अब बच्चों को क्या लगता है कि अगर लाइट इस प्रकार से आ रही है ना, लाइट अगर इस प्रकार से आ रही है ना, लाइट अगर इस प्रकार से आ रही, तो बच्चों को क्या लगता है कि वेव फ्रंट ऐसा होगा? नहीं साहब, वेव फ्रंट कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, कन्वर्जिंग लाइट के लिए। अगर डाइवर्जिंग की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, पैरेक्सियल रेस, पैरेलल, सॉरी प्लेनर वेव फ्रंट, ये लाइट कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्जिंग लाइट के लिए वेव फ्रंट कुछ ऐसे होंगे, है ना। इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेनर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहां पे कैसा हो गया, स्फेरिकल कन्वर्जिंग। इंसिडेंट वेव फ्रंट यहां पे कैसा हो गया, प्लेनर, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा हो गया बेटा, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। अब आपको याद है कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होंगे। फॉर रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड आ जाएगा। अब डाइवर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉनकेव लेंस, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट यहां पे भी प्लेनर, यहां पे भी प्लेनर। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा हो गया यहाँ पे, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, ये सब क्लास में बता दिया जाता है, हालांकि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, और आशा करता हूं कि आपने लास्ट माइंड मैप का अच्छे से इस्तेमाल किया होगा और उसका फुल यूटिलाइजेशन करके आप अपना रिवीजन कर लिए होंगे फॉर रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं, मैं साइड में हट जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार जब टीचर साइड में नहीं हटता है ना, तो बच्चा बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब कि अब टीचर इतना साइड हटा, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, साइड हटा वाला, तो मैं स्लाइड बढ़ा के साइड में हट जाता हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साहब इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो कहां पे, 11th के कंसेप्ट में वेव। अरे हाँ सर, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी एक पॉइंट पर क्या करती है बच्चों, मीट करती हैं। एक सेकंड देखो, हालांकि हम ये सब कुछ A to Z हम सब कुछ वेव्स में पढ़ चुके हैं। एक, हाँ भाई, तो हो गया सोर्स 1 और ये हो गया सोर्स 2। इसमें से जो वेव निकल रही है और इसमें से जो वेव निकल रही है, मान लीजिए ये क्या करती है, इंटरफेयर करती है प्यारे बच्चों, पी पॉइंट पर क्या करती है, इंटरफेयर करती है। तो इंटरफेरेंस की अगर अपन बात करें तो उसकी कंडीशन है कि एक तो सबसे पहले इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और दूसरा इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, ऐसा नहीं बच्चों को क्या लगता है कि जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए, नहीं, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए बेटा, इन दोनों की S1 एंड S2 की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। और दूसरा, फेज डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस समय के साथ बदले ना, जितना भी हो, भले जीरो नॉन जीरो, लेकिन वो समय के साथ बदले ना। फेज डिफरेंस कैसा हो बच्चों, कांस्टेंट हो। अब यहां पे हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस समझते हैं? हाँ सर, पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा, S1p माइनस S2p, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स S1p माइनस S2p। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0 डिग्री या 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई। तो फिर आपने वाला फॉर्मूला यूज किया कौन सा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, यही वाला जो अभी अपन ने देखा था। कहां गया, कहां गया, ये रहा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई आपने पुट कर दिया 2n पाई, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया आपके पास, हाँ सर ये हम देख चुके हैं सर,
ये हम वेव्स में देख चुके हैं, एन लैम्डा, ठीक है। इस पे वापस आएंगे। इसी प्रकार से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या जो फाई यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई था, वो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? मतलब इस तरीके से पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। समझ में आ पा रही बात? यस सर। यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो आपने फाई बोल दिया 2n-1 पाई। उस फॉर्मूले में डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स में डेल्टा फाई रखा। तो डेल्टा एक्स कितना है प्यारे बच्चों? 2n-1 लैम्डा बाय 2। एन की वैल्यू यहां से 0 से शुरू नहीं होगी, 1 से शुरू होगी, है ना? ठीक है। और यहां पे भी एन, यहां पे एन की वैल्यू आप 0 से शुरू कर सकते हो। खैर जीरो का कोई सेंस बनता नहीं, जीरो का कोई सेंस बनता नहीं, तो आप चाहो तो यहां पे 1 2 3 से, और यहां पे भी 1 2 3 से शुरू होगा। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमाइज हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मैक्सिमम आई मैक्स अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। हाँ सर, और अगर i1 और i2 सेम हो गया तो रूट आई प्लस रूट आई, 2 रूट आई का स्क्वायर 4i हो जाएगा। इन द सेम वे यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट पे पी पॉइंट पर मिनिमम होगी कितनी? अंडर रूट, यहां पे प्लस की जगह आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस, प्लस की जगह आ गया माइनस, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है अगर i1 और i2 इक्वल हो गया तो पी पॉइंट पर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हमारे पास हासिल हो जाएगी। ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कितना? a1, वो आगे लिखा हुआ है a1 प्लस a2। एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा कितना? a1 माइनस a2, है ना? इसको आप देख लीजिए, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलें आगे। ठीक है सर, आगे चलते। ये रहा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, सारी चीजें यहां पे अपने पास लिखी हुई। आपको नॉस्टैल्जिक फील होगा क्योंकि ये सेम चीज हम कहां पढ़ चुके हैं? वेव्स में पढ़ चुके हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई डिस्टरबेंस है ना, a1 साइन ओमेगा डी, दूसरा a2 साइन ओमेगा डी। अब आप देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, और जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, तो वो कांस्टेंट ही है। ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता है सर, वेव्स में पढ़ा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अच्छा, अब cos फाई मैक्सिमम हो गया +1, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड कितना हो गया? a मैक्स कितना आ गया? a1 प्लस a2। cos फाई मिनिमम हो गया -1, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया कितना? a1 माइनस a2। आप चाहते हैं यहां पे मॉड लगा सकते हो, बड़ा माइनस छोटा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप या तो याद रखो बड़ा माइनस छोटा या मॉड a1 माइनस a2, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। अच्छा, अब a मैक्स बाय mn का किसी को फॉर्मूला पूछ लिया मान लो पेपर में, तो a मैक्स बाय mn कितना हो गया? a1 प्लस a2 बाय मॉड ऑफ a1 माइनस a2, बड़ा माइनस छोटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिश्ता क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। उसी प्रकार से cos फाई जब +1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, cos फाई जब -1 होगा इंटेंसिटी मिनिमम होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी होगी रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। हाँ जी साहब, आई मैक्स और आई मिन का रेशियो चाहिए, तो आई मैक्स और आई मिन का रेशियो मिल रहा है अपने को। आई मैक्स हो गया रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर, आई मिन हो गया रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, बरोबर है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला है ना, यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आई बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई। आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला है i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई। ठीक है। ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा अगर i1 और i2 बराबर हो गया i0 के, तो i रिजल्टेंट हो जाएगा 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है। प्लीज ये मत करना कि ये 4 से 2 को आप कट कर दो, ऐसा मत करना, इसको मैथ्स की हत्या बोला जाता है। ठीक है, मत करना है मैथ्स की हत्या प्लीज, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो 5/2 है वो cos स्क्वायर के पेट में, मैं यहां पे ऐसे लिख भी देता हूं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला अगर i1 और i2 बराबर हो गए, खैर ये भी ठीक है। आई मैक्स, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स का स्क्वायर, आई मिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मिन का स्क्वायर। आई मैक्स बाय मिन क्या हो गया? ए मैक्स का स्क्वायर बाय ए मिन का स्क्वायर, ए मैक्स यानी a1 प्लस a2 का स्क्वायर, और ए मिन का स्क्वायर यानी a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो यहां पे अपने पास आई मैक्स बाय मिन ऐसे भी लिखा है, आई मैक्स बाय मिन ऐसे भी लिखा है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है जिस पे इंटरफेरेंस से आज तक सवाल आया है। मैं हटने वाला हूं साइड में, और ये स्लाइड अगर आपने नहीं देखी थी तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो, सब कुछ लिख लो। ये सारे फॉर्मूले आपके जबान पर होने चाहिए, क्योंकि बोलो सुबह केसरी। ठीक है, चलो बढ़िया। अब बात की जाए बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात की जाए बेटा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसा मैंने कहा साइंस जगत में क्रांति ला दी थॉमस यंग साहब ने। इन्होंने बोला, दावा नहीं कर रहा, सिद्ध करके दिखा रहा हूं, प्रूव करके दिखा रहा हूं, क्या कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। क्योंकि इन्होंने स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना के दिखा दिया, बोले ये देख लो,
बोले जो जो सब बोलते हैं ना लाइट का नेचर वेव नेचर नहीं पार्टिकल नेचर नहीं, उन सब के मुंह पे तमाचा। ये देखो इंटरफेरेंस पैटर्न, आ जाओ इनवाइट किया, आ जाओ देखो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पार्टिकल थोड़ी करते हैं, पार्टिकल तो कोलाइड करते हैं, इंटरफेरेंस तो वेव करती है। तो हुआ ना लाइट का नेचर वेव नेचर। हाँ सर, तो लोग एकदम से, लोगों का क्या है, तुरंत पलट जाते हैं लोग तुरंत पलट गए, जो अभी तक न्यूटन की बात सुन रहे थे पार्टिकल नेचर, तुरंत एकदम से उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और अपनी थॉट प्रोसेस बदल ली, थिंकिंग बदल ली। लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, न्यूटन साहब गलत है, पार्टिकल नेचर नहीं है, थॉमस यंग सही है। थॉमस यंग क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया ना साक्षात, वेव नेचर है। कैसा नेचर है? वेव नेचर है। उसके बाद पता है क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर, आपने नाम सुना हो तो हर्ट्ज, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, लेनार्ड, और बहुत सारे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हम आगे आने वाले माइंड मैप में देखेंगे, अगले ही माइंड मैप में देखेंगे। कौन सा? ड्यूअल नेचर वाला, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाला जो माइंड मैप आएगा, चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों को एक मिसकंसेप्शन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले बहुत सारे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ने दिया, आइंस्टीन साहब ने उसको रिप्रेजेंट किया, यानी रिप्रेजेंट करना नहीं, दोबारा से प्रेजेंट किया अपने कुछ मसाला डाल के। उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला शायद 1921 में। आइंस्टीन साहब को, सर एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया, लेकिन ओरिजिनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन साहब का नहीं था, कुछ और लोग का, 7-8 लोग का था, ग्रुप था पूरा उनका, हॉल वॉश करके पता नहीं क्या क्या ऐसे नाम थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। आइंस्टीन साहब ने उसको रिप्रेजेंट किया, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव होता है कि लाइट का नेचर पार्टिकल है। आगे देखेंगे, आगे, अभी नहीं, आगे देखेंगे। यहां से प्रूव हो रहा है एक्सपेरिमेंट से कि लाइट का नेचर वेव है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा इसके बाद, उससे प्रूव होता है कि लाइट का नेचर पार्टिकल है, क्योंकि वो सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लोगों का दिमाग एकदम जो है खराब हो गया, बोले ये क्या चल रहा है, कभी कोई प्रूव कर देता है लाइट का नेचर वेव है, कभी कोई प्रूव कर देता है लाइट का नेचर पार्टिकल है, यहां क्या मजाक हो रहा है? ओ भाई मारो मुझे मारो, यहां क्या मजाक चल रहा है? लोग बोलने लगे। डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ेंगे, फिर डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि लाइट का नेचर पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। डी ब्रॉगली साहब ने बोला, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगले माइंड मैप में उसी की बारी आने वाली है। खैर, अभी मुद्दे की बात करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने ये भी बोला, तुम मुझे अननोन सोर्स ऑफ लाइट दो, मैं तुम्हें उसका वेवलेंथ दूंगा। जी हां, ये सक्षम थे अननोन सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ निकालने में, क्योंकि फ्रिंज विड्थ निकाल लेते थे। इनका खुद का एक्सपेरिमेंट था, स्मॉल डी कैपिटल डी पता था, फ्रिंज विड्थ निकाल लेते थे, कैलकुलेट कर लेते थे, और वहां से जो भी सोर्स ऑफ लाइट था उसका वेवलेंथ निकाल के दे देते थे। तो पता है क्या बोलते थे लोगों से? तुम मुझे अननोन सोर्स ऑफ लाइट दो, मैं तुम्हें उसका वेवलेंथ दूंगा। ठीक है, पढ़ चुके होगे आप क्लास में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यार यहां पे हुआ क्या कि एक लाइट का सोर्स था, उसके बन रहे थे इस तरीके से, मैं आपको एक बात बतलाऊं, उसके बन रहे थे वेव फ्रंट, उसके बन रहे थे वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट को इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो आप, ये कितने विजनरी आदमी थे, कितने होशियार आदमी थे। दो अलग अलग लाइट सोर्सेस का ना आप इंटरफेरेंस नहीं करवा सकते, क्योंकि दो अलग अलग लाइट सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोहेरेंट नहीं हो सकते यानी कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट उत्पन्न होती है ड्यू टू एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, तो वो एकदम रैंडम होता है। तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कि दो लाइट सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन दो साउंड सोर्सेस कोहेरेंट हो सकते हैं। अब दो लाइट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, यानी उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, भले ही सेम फ्रीक्वेंसी क्यों, लेकिन उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह सकता। तो फिर आप कैसे इंटरफेरेंस कराओगे? तो इन्होंने क्या किया, सोर्स एक लिया, उसके आगे एक स्लिट बना दी, जिसकी वजह से यहां पे उनको क्या हासिल हो गया, वेवफ्रंट हासिल हो गया। अब सुनो मजे की बात, आगे ये जो वेवफ्रंट था ये दो स्लिट से गुजारा। स्लिट मतलब जैसे कागज में ना आप कट लगा दो, होल और स्लिट में क्या फर्क होता है? जैसे मान लीजिए कोई कागज है, उसमें आपने होल कर दिया, और स्लिट का मतलब होता है कि ब्लेड लिया और चीरा लगा दिया। जो आप लोग ऑपरेशन करते वक्त जब आप सर्जन बनोगे, ठीक है, खूब मेहनत करो, ठीक है, तो जब आप चीरा लगाओगे ना, कट लगाओगे सर्जरी करते वक्त, हालांकि अब तो सर्जरी कई तो कटलेस भी होती, क्या बोलते हैं उसको, लेजर वाली होती है ना, जिसमें कट वगैरह नहीं लगाना पड़ता। खैर, भावनाओं को समझो, वो कट लगाना यानी कि स्लिट बनाना। तो ये स्लिट है, ये होल्स नहीं, S1 और S2 ना स्लिट है। मैं आपको बताऊं तो ये इस प्रकार से, ऐसे ऐसी स्लिट है, अगर साइड से देखो तो ऐसे कट लगे हुए हैं ना, स्लिट्स है। ओके बॉस, साइड से देख रहे इसलिए ऐसा कुछ दिख रहा है। तो दो एक ही सोर्स के वेवफ्रंट को दो अलग अलग स्लिट से गुजारा। तो यहां पे हो क्या गया,
कि एक ही वेव फ्रंट के ना दो टुकड़े हो गए, तो ये दो वेव फ्रंट में बट गया, तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ ये दो अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, लेकिन ये एक ही सोर्स से रहा है, इसलिए ये अलग अलग दो वेव फ्रंट कोहेरेंट हो जाएंगे। अन्यथा अगर इन्होंने सच में दो अलग अलग सोर्सेस लिए होते, कोहेरेंट नहीं होते। कितने विजनरी आदमी थे यार, मतलब कमाल के आदमी थे आप अमर सिंह साहब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे एक ही वेव फ्रंट का, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ताकि ये दोनों वेव फ्रंट ऐसे फील हो कि दो अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं और कोहेरेंट सोर्सेज हो। और यहां पे स्क्रीन पर इन्होंने क्या बना दिया, स्क्रीन पर इन्होंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, स्क्रीन पे इन्होंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, है ना, पैटर्न ऑब्जर्व किया। अब पाथ डिफरेंस देखो यार, कोई भी मान लो आपने पॉइंट ले लिया, लेट सपोज कोई पॉइंट ले लिया P, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, S1P माइनस S2P। हाँ सर, S1P माइनस S2P, तो पाथ डिफरेंस जो आया डेल्टा एक्स वो आया yn इंटू स्मॉल डी बाई डी। सबसे पहले सुनो, व्हाट इज कैपिटल डी बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। व्हाट इज स्मॉल डी, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन। ठीक है, व्हाट इज वाई एन, कोई भी पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट है लेट सपोज P, तो उसकी इस सेंटर वाली लाइन से दूरी कितनी होगी, मान लो वाई एन होगी, वाई एन बोल दिया अपन ने, तो आपके पास पार्ट डिफरेंस आ गया वाई एन इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। खैर अब सुनना बहुत ध्यान से, मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे दोस्त, तो यहां पे उनको ना बहुत सारे फ्रिंजेस मिले, इनको क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, पॉइंट हो गया P, है ना, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया वाई एन, ये हो गया वाई एन। अच्छा, जो फ्रिंजेस मिले इनको, पट्टियां, फ्रिंजेस यानी पट्टियां जो मिले, तो यहां पे आप देखो एकदम सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ये जरूरी नहीं कि व्हाइट और ब्लैक होगी, कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब सिंगल वेवलेंथ का सोर्स जब हमने यूज किया, तो जैसे रेड कलर का यूज किया, तो बीच में हमको एकदम ब्राइट रेड फ्रिंज मिली, और उसके ऊपर और उसके नीचे हमें डार्क फ्रिंज मिली, फिर उसके ऊपर वापस से ब्राइट रेड, फिर डार्क, फिर ब्राइट रेड, फिर डार्क, ऐसे ऑल्टरनेट पैटर्न। तो जो बीच वाला, ये जो बीच वाला फ्रिंज है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके ऊपर फर्स्ट मिनिमा, MIN लिख रहा हूं, फर्स्ट मिनिमा, इसके नीचे भी फर्स्ट मिनिमा, है ना, मतलब जैसा पैटर्न ऊपर वैसा पैटर्न नीचे। अब फर्स्ट मिनिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा को कभी भी हम फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोलते साहब। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसके ऊपर हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, इसके ऊपर हो गया बेटा फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, और इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे क्या हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया, एक सेकेंड चला जा, ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा। उसके बाद अच्छा ऑल्टरनेट में चलता है, ठीक है, ये हो गया सेकेंड मिनिमा, ये हो गया सेकेंड मिनिमा, MIN मतलब मिनिमा, समझ में आ गई बात, ये हो गया सेकेंड मिनिमा। हाँ सर समझ गए, से नो मोर, समझ गए, ऐसे ऑल्टरनेट पैटर्न में चलता है। सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा, उसके ऊपर और उसके नीचे फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। हाँ सर, ऑल्टरनेट पैटर्न में चलता है। ठीक है, तो कोई भी nth मैक्सिमा मान लो आपको चाहिए, तो उसका जो एड्रेस होता है, पता होता है, किसका एड्रेस, किसका पता, nth मैक्सिमा का, वो जाएगा n इंटू कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। n यहां पे आप 0 1 2 3 कर सकते हो, 0 डालोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा, 0 डालोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, n की वैल्यू 1 एंड सो ऑन। मिनिमा चाहिए nth मिनिमा, तो उसका जो एड्रेस है yn, उसका जो एड्रेस है यानी इसकी जो दूरी है सेंटर वाली लाइन से, वो कितनी हो गई, 2n-1 डी लैम्डा बाय डी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे n के लिए 0 से नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको ठीक कर देता हूं, अच्छा हुआ देख लिया मैंने, n के लिए 0 से नहीं, यहाँ पे 1 से शुरू होगी n की वैल्यू, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे n की वैल्यू किससे शुरू हो जाएगी बेटा, 1 से शुरू हो जाएगी। मैंने इसको ठीक कर दिया, है ना, ये मैक्सिमा का एड्रेस, ये मिनिमा का एड्रेस। डिफ्रैक्शन में ये केस एकदम उल्टा हो जाएगा, बाद में देखेंगे। ये डन हो गया, हाँ साहब, ठीक है। अब एक होता है फ्रिंज विड्थ और एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जी हाँ साहब, फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चों, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है बताता हूं, उससे पहले उसका फॉर्मूला डी लैम्डा बाई डी। बेसिकली ये क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी, फ्रिंज विड्थ, दो सक्सेसिव मैक्सिमा या दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच की दूरी होती है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और मिनिमास, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास या दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए क्या करना होता है, कैपिटल डी से डिवाइड कर दो तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा लैम्डा बाय स्मॉल डी, ठीक है। अब ये वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, ये भी और ये भी। चलिए देखिए फटाफट से,
है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और मिनिमास, ये हो गया फ्रिंज विड्थ। डन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं YDSC इन लिक्विड या अदर मीडियम, लिक्विड बोल लो या कोई भी मीडियम बोल लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है या म्यू है। व्हेन YDSC सेटअप इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ। जाहिर सी बात है कि n को आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया तो n हो गया c/v, c हो गया f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं तो c बराबर f लैम्डा, और v मीडियम हो गया कितना, v मीडियम हो गया f लैम्डा डैश, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लैम्डा बाय लैम्डा डैश, तो लैम्डा है ना, समझ गए, लैम्डा बाय लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश कितना हो गया, लैम्डा डैश या लैम्डा मीडियम n नीचे आ गया लैम्डा बाय n, या लैम्डा डैश हो गया लैम्डा बाय म्यू। इसका मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया लैम्डा इन एयर बाय म्यू। तो अभी हमने देखा एयर में कोई भी मान लो मैक्सिमा वाला कंडीशन है, ये मिनिमा वाला कंडीशन, ये मैक्सिमा वाला कंडीशन है मान लो, तो मीडियम में क्या हो जाएगा, मैक्सिमा वाला कंडीशन नहीं एन डी लैम्डा बाय डी, तो मीडियम में क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह लैम्डा मीडियम कितना हो गया, लैम्डा बाय म्यू। और फ्रिंज विड्थ की अगर अपन बात करें तो डी लैम्डा बाय डी एयर में, तो मीडियम में कितना हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा आपके पास डी लैम्डा बाय म्यू डी, लैम्डा की जगह आ जाएगा लैम्डा बाय म्यू, डी लैम्डा बाय डी को आपने बी एयर लिख दिया तो बी मीडियम हो गया बी एयर बाय म्यू। तो आपको कुछ कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए वो सबसे पहले एक तो ये हो गई पहला। दूसरा, ये मैक्सिमा की कंडीशन वो तो खैर वो आ ही जाएगी, वैसे मिनिमा की कंडीशन भी आ जाएगी। और आप एक चीज देखें कि बी, ये खैर एक सेकेंड, ये तो खैर अपने को बताइए, बी डैश ये और बी मीडियम हो गया बी एयर बाय म्यू। अब जाहिर सी बात है म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बी मीडियम बी एयर से छोटा है, बी मीडियम बी एयर से छोटा है। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ये बात मालूम होनी चाहिए। लिक्विड में इमर्स करने से पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट चेंज, सिर्फ और सिर्फ फ्रिंज विड्थ चेंज होगी, ओनली फ्रिंज विड्थ विल चेंज, और वो भी कितनी हो जाएगी, बी मीडियम हो जाएगी बी एयर बाय म्यू, ओनली फ्रिंज विड्थ विल चेंज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट चेंज, सेंट्रल मैक्सिमा की जो पोजीशन है वो बदलेगी नहीं, है ना, वो ज्यों की त्यों रहेगी, ओनली फ्रिंज विड्थ विल चेंज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट चेंज। ठीक है, ओके साहब, बढ़िया है, क्लियर है, आगे चलें। देख लो इसको एक बार इत्मीनान से देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने ले लो, है ना, ये पता होना चाहिए क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। चलो अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन, सारे मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी रिजल्टेंट हो जाएगी मैक्सिमम, यानी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम है तो √I + √I का स्क्वायर हो जाएगा 4I0। और मिनिमा के लिए, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी I मिनिमम, यानी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। I1 I2 सेम होगी तो मिनिमा के लिए I0 हो जाएगी। एक और फॉर्मूला है जिसपे ऐसा सवाल तो नहीं आता, याद रखना है तो रख सकते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी V Imax - Imin by Imax plus Imin, है ना, फ्रिंज विजिबिलिटी Imax - Imin by Imax plus Imin, फॉर्मूला पता रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहां पे हम बेसिकली YDSC में कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। पहला मॉडिफिकेशन साहब हमने क्या किया, पहला मॉडिफिकेशन हमने किया कि हमने इसको किसी लिक्विड में डुबो दिया। ठीक है, अब दूसरा जो मॉडिफिकेशन है वो हम ये कर रहे हैं कि हम कोई ट्रांसपेरेंट शीट या स्लैब हम किसी एक स्लिट के आगे क्या कर देने वाले, इंट्रोड्यूस कर देने वाले, या तो ऊपर वाली स्लिट के आगे या तो नीचे वाली स्लिट के आगे या दोनों स्लिट्स के आगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, इंट्रोडक्शन ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट या स्लैब, तो पाथ डिफरेंस पहले कितना था, S2P - S1P, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे पास मान लीजिए स्लैब है, बेटा क्या है, स्लैब है, ठीक है, जिसकी थिकनेस T है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा म्यू -1 × T, क्लास में बताया गया होगा आपको। कुछ भी करो, चाहे स्लैब ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, चाहे दोनों के आगे रखो, फ्रिंज विड्थ यहां पे चेंज नहीं होगा, फ्रिंज विड्थ उतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन अप या डाउन हो जाएगी बेस्ड ऑन कि आप स्लैब कहां लगा रहे हैं। सुनना, अगर आप ऊपर वाली स्लिट के आगे एक स्लैब रख रहे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा या पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। स्लिट नीचे वाली स्लिट के आगे आप क्या कर रहे हैं, स्लैब लगा रहे हैं, तो पूरा पैटर्न और सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर दोनों स्लिट्स के आगे आप स्लैब लगा रहे हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा अगले स्लाइड पे। खैर, एडिशनल पार्ट डिफरेंस इसकी वजह से हो गया म्यू -1 × T।
ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बिफोर इंसर्टिंग द शीट कितना था पार्ट डिफरेंस? डी वाई, वाई पता ना क्या है? हाँ सर, ये डी वाई बाई डी, ठीक है। अब हुआ क्या, लेट सपोज आपने ऊपर, अभी हम एक स्लैब की बात करें, ऊपर एक स्लैब लगा दी, नीचे एक स्लैब लगा दी, तो डिपेंडिंग अपॉन कहां लगा दी, पैटर्न ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। कितने से शिफ्ट हुआ? शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डी बाई डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी, ये पता होना चाहिए। और दूसरा, इस पे सबसे ज्यादा सवाल आता है, इस पे और इस पे, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी? नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, म्यू माइनस वन इंटू टी बाय लैम्डा। शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को आपने फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दिया, डी लैम्डा बाई डी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो डब्बे में बंद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और यहां पे हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। जैसे पिछली बार, पिछले स्लाइड में जब उसको पानी में या किसी मीडियम में डिप कर दे रहे थे पूरे के पूरे एपेरेटस को, पूरे एक्सपेरिमेंट को, तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही थी, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। यहां पे क्या आ रहा है, स्लैब इंट्रोड्यूस करने से फ्रिंज विड्थ उतनी की उतनी है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं हट रहा हूं साइड में, इस स्लाइड को आप देख लो और फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब देखो, इफ टू प्लेट्स बोल लो या स्लैब्स बोल लो, प्लेट की जगह स्लैब्स बोल लो या शीट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, आर इंट्रोड्यूस्ड, तो जो नेट शिफ्ट हो जाएगा, जैसे मान लो ऊपर और नीचे आपने क्या कर दिया, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की T1 और T2 थिकनेस की स्लैब लगा दी, तो जो टोटल शिफ्ट होगा मॉड, यानी बड़ा माइनस छोटा, म्यू1 माइनस वन इंटू T1 माइनस म्यू2 माइनस वन इंटू T2 इंटू डी बाई डी, ये शिफ्ट होगा। और इसी से नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट निकाल सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर शिफ्ट होगा नीचे शिफ्ट होगा? अगर दोनों जगह स्लैब लगी तो आपको देखना पड़ेगा, अगर म्यू माइनस वन इंटू T1 ज्यादा है म्यू2 माइनस वन इंटू T2 से, तो ऊपर शिफ्ट होगा। अगर म्यू2 माइनस वन इंटू T2 ग्रेटर है म्यू1 माइनस वन इंटू T1 से, मतलब आप समझ गए, तो नीचे शिफ्ट होगा। ऊपर का म्यू माइनस वन इंटू टी ज्यादा है तो ऊपर शिफ्ट, नीचे का म्यू माइनस वन इंटू टी ज्यादा है तो नीचे का शिफ्ट। और अगर म्यू ऊपर का म्यू माइनस वन इंटू टी और नीचे का म्यू माइनस वन इंटू टी बराबर है, नो शिफ्ट। ठीक है, ये देख लीजिए, समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, लिख भी देता हूं, म्यू1 माइनस वन इंटू T1 इससे ज्यादा है म्यू2 माइनस वन इंटू T2 से। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार इक्वल्स टू, एक बार लेस देन, ये इक्वल्स टू, तो ये इक्वल हो गया तो नो शिफ्ट। ऊपर का म्यू माइनस वन इंटू T1 नीचे वाले से ज्यादा है तो कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नीचे का म्यू2 माइनस वन इंटू T2 ऊपर के म्यू1 माइनस वन इंटू T1 से ज्यादा है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो कहीं कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। ये आप देख लीजिए पूरा की पॉइंट। अब मैं हट रहा हूं साइड में, अब मैं हट रहा हूं साइड में। ठीक है साहब, तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, और अपन चलते हैं आगे। लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं, सुनना है ना। अच्छा, एक तो यहां पे मैंने अलग से की पॉइंट लिखा हुआ है जिसपे 2000, मैं ये जो लिखा हुआ है सब इस पे मैं आऊंगा, लेकिन अलग से की पॉइंट है जिसपे नीट 2024 पे एक डायरेक्ट सवाल है, कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल या फैक्ट बेस्ड सवाल आप बोल लीजिए। अभी तक ना, अभी तक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट। ओके, क्या होगा यदि हम व्हाइट लाइट यूज करने लगे? अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे, जैसे अभी क्या होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट में, सेंट्रल मैक्सिमा और सारे मैक्सिमा एक जैसे ही दिखते हैं, सारे मिनिमा एक जैसे दिखते हैं, सारे मैक्सिमा एक जैसे दिखते हैं। ग्रीन कलर की लाइट यूज हो रही तो सेंट्रल मैक्सिमा एकदम ब्राइट ग्रीन, सारे मैक्सिमा ब्राइट ग्रीन। लेकिन यदि आपने व्हाइट लाइट यूज कर ली YDSC में, तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट दिखेगा और उसके ऊपर और नीचे आपको कलर्ड फ्रिंजेस दिखेंगी। बीच का जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो व्हाइट होगा और ऊपर और नीचे की फ्रिंजेस थोड़ी बहुत ना कलर्ड होंगी। और जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाओगे सेंट्रल मैक्सिमा से दूर, तो पैटर्न फेड अवे हो जाएगा। एज वी मूव, ये कब है? जब हम व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं। एज वी मूव फार्दर अवे देन ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स इंक्रीजेस इफ व्हाइट लाइट इज यूज। ओवरलैप हो जाते हैं कलर सारे, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट मिलेगी आपको। एट लार्जर डिस्टेंस ऑल कलर्स अगेन ओवरलैप टू गिव व्हाइट लाइट पैटर्न। या फिर एक काम करता हूं मैं, आप इसको ना चेंज, एट लार्ज डिस्टेंस ऑल कलर्स अगेन ओवरलैप टू गिव व्हाइट लाइट पैटर्न एंड द पैटर्न फेड्स अवे। एंड द पैटर्न, दूर जाओगे ना तो एंड द पैटर्न फेड्स अवे। आपको सेंट्रल मैक्सिमा कैसा मिलेगा? फेड्स अवे। आपको सेंट्रल मैक्सिमा कैसा मिलेगा? यहां पे मैं लिख देता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाइट, और ऊपर और नीचे आपको कलर्ड पैटर्न मिलेगा, इज व्हाइट। सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाइट व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड। कब है ये?
कब है ये? व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड, जब आप व्हाइट लाइट क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे, तो सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, उसके ऊपर और नीचे आपको कलर्ड पैटर्न मिलेगा, और जैसे आप दूर जाएंगे ऊपर में या नीचे में तो आप पाएंगे कि ये पैटर्न फेड अवे हो जा रहा है। इस पे सवाल आया था नीट 2024 में, पता है क्या पूछा था कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, तो उसका आंसर था सेंट्रल मैक्सिमम विल बी व्हाइट एंड उसके ऊपर और नीचे कलर्ड फ्रिंजेस आपको मिलेगी। दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये क्या है ओवरलैपिंग, सुनो। अब मान लो हम, ये चीज अलग है और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये अलग है, वो मैंने एक स्लाइड में लिख दिया। अच्छा अब मान लो मैं दो वेवलेंथ की लाइट यूज करता हूं, दो वेवलेंथ। व्हाइट तो खैर पूरी एक स्पेक्ट्रम है, विबग्योर पूरी, ठीक है। खैर अगर मैं दो वेवलेंथ की लाइट यूज करता हूं तो ऐसा हो रहा है कहीं कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी एक वेवलेंथ का मैक्सिमा किसी दूसरे वेवलेंथ के मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है। लेट n1th मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 ओवरलैप्स विद n2th मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 वेवलेंथ, यानी लैम्डा 1 वेवलेंथ का n1th मैक्सिमा और लैम्डा 2 वेवलेंथ का n2th मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की जो दूरी है, जो एड्रेस है, वो दोनों के पते क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो n1d लैम्डा 1 बाई डी, n2d लैम्डा 2 बाई डी, डी से डी शहीद हो गया, तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। यही अगर मिनिमा के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, 2n1 माइनस 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d बराबर 2n2 माइनस 1 इंटू डी लैम्डा 2 बाई डी, है ना, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये इस पे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इस पे ना नीट में सवाल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ये डन हो गया। व्हाइट लाइट जब यूज होगी मोनोक्रोमेटिक के बजाय, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, और आसपास के जो पैटर्न है ऊपर और नीचे आपको कैसे कलर मिलेंगे, मतलब ऊपर और नीचे कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी कलर्ड, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा। यहां पे लिख देता हूं ओनली सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट। इसको आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, चलें भाई आगे। ठीक है बॉस, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं बेटा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की। अभी हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न की। डिफ्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लाइट का किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाना और शेडो फॉर्म कर लेना। ठीक है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, अच्छा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो डायग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड पे बना हुआ, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाता हूं, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं कुछ ऐसा। अब दो स्लिट की जगह सिर्फ एक स्लिट है, तो स्लिट विड्थ हो गई स्मॉल ए। हाँ, जो स्लिट है और जो स्क्रीन है, यहां भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, बट थोड़ा अजीब सा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, है ना। ये कितनी दूरी पर रखी हुई है, कैपिटल डी। यहां पर होगा क्या, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट होगा, और जैसे जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ऊपर या नीचे जाते जाओगे। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे ब्राइटेस्ट होता है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा भी है इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, एक सेकेंड, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज लोअर देन सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा, उसके अलावा जो भी मैक्सिमा है उससे हमने सेकेंडरी मैक्सिमा बोल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझना। सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो भी मैक्सिमा है ना उसको हमने सेकेंडरी मैक्सिमा बोल दिया। तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज लोअर देन सेंट्रल मैक्सिमम, यानी सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी अधिकतम है, मैक्सिमम है, और बाकी सारे मैक्सिमम सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी उससे कम है, कम होती जाएगी। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी को अगर मैं 1 बोल लूं तो उसके बाद का जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा उसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में हाफ है, फिर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये रेशियो ऐसे कम होती जाएंगी। ये माइंड मैप तभी देखें जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। शॉर्टकट ना अपनाएं, आधे पौन घंटे की वीडियो से कोई भी चैप्टर आप समझ नहीं सकते। जब आपने चैप्टर पढ़ा हो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हो, आपको क्रिस्प रिवीजन करना हो, उसके लिए माइंड मैप है। ये हो गया है ना। तो ये इस प्रकार से हमारे पास जो एपरेटस है। अब सुनो, यहां पे ना क्या हुआ बेटा, यहां पे क्या हुआ, पाथ डिफरेंस यहां पे होगा डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। डी की बजाय ना मैं ए कर देता हूं, डी की बजाय मैं ए कर देता हूं, है ना, डी नहीं है इस बार, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए साइन थीटा पाथ डिफरेंस है। nth सेकेंडरी मैक्सिमा, अब एड्रेस है और एड्रेस इस बार एकदम से चेंज हो गया। यहां पे जो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होगा वो है जो YDSC में मिनिमा के लिए होता था 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे जो एड्रेस है ना,
और जो कंडीशन है वो होगी a sin थीटा n बराबर 2n+1। यहां पे मैं प्लस लिख देता हूं, प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे 1 से शुरू होगी, n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। तो a sin थीटा बराबर 2n+1 λ/2, तो एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है, ये मेन चीज है याद रखने की, सेकेंडरी मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा का एड्रेस है। y बराबर 2n+1 d λ/2a। ए क्या है, स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन बोल रहा हूं, स्लिट की विड्थ, कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और n कहां से शुरू होगा बेटा, 1 2 3, 1 से शुरू होगा n। तो मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो एक तो ये है और ये एड्रेस है। देखो उल्टा नहीं हो गया, ऐसा कुछ पहले मिनिमम में होता था लेकिन अब वो यहाँ पे मैक्सिमम में हो रहा है, ये डिफ्रैक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ nth मिनिमा। तो a sin थीटा बराबर n लैम्डा, तो जो एड्रेस है वो याद रखें, y बराबर n d λ/a, और n कहां से शुरू है बेटा, 1 से शुरू है। ये एड्रेस मैक्सिमा का, एड्रेस मिनिमा का याद रखें। मैं हट रहा हूं साइड में, आपको पता होना चाहिए, पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। ठीक है, हाँ सर। y क्या हो गया, जैसे कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, मान लो कोई पॉइंट है P, तो y ये हो गया, समझ में आ पा रही बात, हाँ सर ठीक है। अब सुनो, अब बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर पोजीशन की। यानी वहां पे तो हमने किसकी बात करी, एड्रेस की। अब एंगुलर पोजीशन की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमा से कैपिटल डी हटा दे तो 2n+1 λ/2 है, मैक्सिमा से डी हटा दे तो 2n+1 λ/2 है, और मिनिमा से कैपिटल डी हटा दे तो n λ/स्मॉल है। तो कितना हो गया, n λ/स्मॉल है। ये एंगुलर पोजीशन है nth मिनिमा का, ये एंगुलर पोजीशन है nth सेकेंडरी मैक्सिमा का। मैंने यहाँ पे सब कुछ सजा सजा के लिखा हुआ है। हाँ बस एक चीज याद रखना, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बाकी मैक्सिमा से अलग है, सुपीरियर है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हाँ पैटर्न वही बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा फिर मिनिमा, मिनिमा फिर मैक्सिमा, मैक्सिमा फिर मिनिमा, लेकिन उनकी इंटेंसिटीज कम होती जाएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्यों, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल आएगा बेटा, क्या, एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है, जहां पे इंटेंसिटी यहां पे मिनिमम होगी, फर्स्ट मिनिमम, ये फर्स्ट मिनिमम, ये बीच में पूरा जो एरिया, ये कौन है बेटा, बीच का पूरा एरिया कौन है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसकी जो लीनियर विड्थ है वो कितनी है, इसकी जो लीनियर विड्थ है वो है 2d λ/स्मॉल है, और जो एंगुलर विड्थ है किसकी, एंगुलर विड्थ लैम्डा नॉट वो है 2 λ/, किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की, और जो लीनियर विड्थ है b0 वो है 2d λ/a। समझ में आ गई बात, 2d λ/a ये लंबाई है, और 2 λ/a ये एंगुलर विड्थ है, ठीक है, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, हाईलाइट कर दिया। चलते हैं फिर आगे, इस पे डायरेक्ट सवाल बनेगा बेटा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, बात करते हैं पोलराइजेशन की। देखो इंटरफेरेंस पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, अब पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं। पोलराइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, डिफ्रैक्शन में पेपर में पूछेगा कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लाइट का डिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि डिफ्रैक्शन तब ज्यादा अच्छे से होता है जब लाइट की वेवलेंथ वो जिस ऑब्स्टिकल से टकरा के बेंड हो जा रही है, उस ऑब्स्टिकल की जो डायमेंशन और जो वेव जिसका डिफ्रैक्शन हो रहा है, उनकी वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल के डायमेंशन कंपेरेबल हो। लाइट की जो वेवलेंथ तो बहुत छोटी है, लाइट की वेवलेंथ जो ऑब्स्टिकल के मुकाबले वो बहुत छोटी, तो लाइट का डिफ्रैक्शन कम होता है। साउंड का जो वेवलेंथ है वो लाइट के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, यानी ऑब्स्टिकल के कंपेरेबल, इसलिए साउंड का डिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आजू बाजू वाले रूम से साउंड हमारे पास अच्छे से आ जाती है। जो गेट होता है ना, गेट के क्रैक्स होते हैं, मतलब जो गेट दरवाजा बंद करते ऊपर थोड़ा सा गैप रह जाता है ना, क्रैक रह जाता है, वहां से साउंड तो अच्छे से क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट अच्छे से डिफ्रैक्ट नहीं होती। तो इसलिए याद रखें, लाइट का डिफ्रैक्शन कम होता है मुकाबले किसके, साउंड के, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है एज कंपेयर टू साउंड। ओके सर, ठीक है। अब सबसे पहले भिड़ते पूछेगा कि पोलराइजेशन किसका फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो याद रखना ओनली शोन बाय ट्रांसवर्स वेव। ये एक फिनोमेना है विच इज ओनली शोन बाय ट्रांसवर्स वेव। पेपर में पूछेगा क्या साउंड वेव पोलराइज हो सकती है, नहीं, क्योंकि साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल 11th में पढ़ा था वेव्स, यस सर, ठीक है। तो ओनली शोन बाय, फिर से मैंने पूरी कोशिश करी है, सभी पॉइंट देखो, जितने मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट यूज करने पर क्या होगा, दो वेवलेंथ यूज करने पर क्या होगा, स्लिट के आगे स्लैब लगा देने से क्या होगा, मीडियम चेंज कर देने से क्या होगा, मिनिमा मैक्सिमा का एड्रेस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइज, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करिए। ओनली शोन बाय ट्रांसवर्स वेव है ना। तो
ऑब्वियस सी बात है कि साउंड के द्वारा शो नहीं किया जाएगा। पेपर में बोलेगा अगर कोई वेव पोलराइजेशन शो कर रही है, इसका मतलब क्या श्योर शॉट है कि वो वेव कैसी, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अब होता क्या है, पोलराइजर एक ऐसा डिवाइस है, अब डिवाइस मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ऐसा मटेरियल है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अनपोलराइज लाइट क्या होती है, अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक लाइट है मतलब ईएम वेव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की, तो अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शंस, इनफाइनाइट प्लेन्स में हो सकता है, वो अनपोलराइज लाइट है। लेकिन जब आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो फ्रॉम रैंडम डायरेक्शंस टू अ सिंगल डायरेक्शन ओनली, कि एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, ऐसी लाइट को पोलराइज लाइट बोलते हैं, ऐसी लाइट को पोलराइज लाइट बोलते हैं। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर। अनपोलराइज लाइट को ना हम यूपीएल भी बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखना बहुत ध्यान से, ये ऐसे इस प्रकार से, ये ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनपोलराइज लाइट को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट, या खाली पोलराइज लाइट भी बोल लो। ठीक है, तो अनपोलराइज लाइट को आपने बोल दिया यूपीएल। ठीक है, और पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल। ठीक है, तो पीपीएल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यार, यहां पे हम ये इस तरीके से ऐसे बस एक वो बना देते हैं, एक डायरेक्शन बना देते हैं। खैर ठीक है, तो पोलराइजर क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदल देता है। अब एक चीज याद रखना कि अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो पोलराइजर से गुजरकर उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाफ हो जाती है। अगर अनपोलराइज लाइट है ना, अनपोलराइज लाइट अगर किसी पोलराइजर पे गिर रही है, तो पोलराइजर से जब वो पोलराइज लाइट बनेगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। इसको प्लीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नॉट से कितनी हो जानी है, आई नॉट बाय 2। अब मैं आगे चलता हूं, इसी में मेलस लॉ आपको बताता हूं, मेलस लॉ आपको बताता हूं। ठीक है, हाँ सर ये तो याद है, इस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस कब काम आता है, जब हम दो पोलराइजर यूज कर रहे हैं। जब हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, दो पोलराइजर। अच्छा, होता क्या कि पोलराइजर के अंदर एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है। क्या होती है, पोलराइजर के अंदर एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है, जिसके अलोंग वाला कंपोनेंट ही क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, बाकी सब वो ब्लॉक कर देता है। ये आपने पढ़ा होगा, इसको टीए या ट्रांसमिशन एक्सिस बोलते हैं। हाँ सर बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तभी आप इससे रिवीजन करें। वो लोग एकदम 100% रिलेट कर पाएंगे और हर चीज में बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, जो पढ़ के आए। जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं उनको लगेगा ये क्या चल रहा है, बाउंसर जा रहा है एकदम, तो जाएगा ही ना साहब। 45 मिनट्स में कोई वेव ऑप्टिक्स पढ़ा देगा आपको, कैसी बात कर रहे हो। रिवीजन के लिए ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट, पैरेलल वाला कंपोनेंट ही वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जीवन में कभी भी शॉर्टकट ना ढूंढे, शॉर्टकट से रिजल्ट भी शॉर्टकट वाला ही आएगा। अगर आप शॉर्टकट से रिजल्ट लाना चाह रहे हैं तो याद रखें, शॉर्टकट लेने पर रिजल्ट भी शॉर्टकट वाला ही आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर स्मार्ट हार्डवर्क भी होता है। स्मार्ट हार्डवर्क और इडियट हार्डवर्क, और इडियट वर्क में भी फर्क है। स्मार्ट हार्डवर्क इज नॉट इडियट हार्डवर्क। ये कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी बता सकता है कि कोई चैप्टर जो कम से कम 1.5 घंटे के 5 से 6 लेक्चर्स में होता है, एटलीस्ट 5 लेक्चर्स में होता हो, वो 45 मिनट्स 55 मिनट्स में तो पूरा परफेक्टली आप समझ नहीं सकते। आ रही बात समझ में? दिस इज मेंट फॉर रिवीजन। ठीक है, तो लॉजिक लगाते चलें जीवन में और कॉमन सेंस लगाते चलें। लॉ ऑफ मेलस कब काम आता है, जब आपने दो पोलराइजर ले लिए। जैसे ये एक पोलराइजर है आपके पास, देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो एक पोलराइजर है इस प्रकार से, मान लो एक पोलराइजर है। ठीक है, उसके बाद एक और आपके पास पोलराइजर है, लेकिन इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एक एंगल है थीटा, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप और मैं एक ही टीम में है ना, एक ही टीम से खेल रहे हैं। कई कबार बच्चों को क्या लगता है कि टीचर उनका बुरा चाहता है, या टीचर और बच्चा जो है अलग अलग टीम से खेल रहे हैं। भाई अपन एक ही टीम से खेल रहे हैं, अपने को किसको हराना है, नीट के सन की बुड्ढे को हराना है। तो अपना एम एक ही, अपनी टीम भी एक ही है। ठीक है, ठीक है सर, पानी पी लेते फटाफट से। लॉ ऑफ मेलस कब काम आता है, जब आपके पास दो पोलराइजर हो और लाइट आ रही है इस प्रकार से, और लाइट आ रही है आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन TA यानी ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ टू पोलराइजर्स, है ना। इसको बोलते हैं पोलराइजर, इसको बोलते हैं एनालाइजर। जब आप दो पोलरॉइड्स यूज करते हैं ना, तो एक को बोलते हो पोलराइजर, एक को बोलते हो पोलराइजर और दूसरे को बोलते हो एनालाइजर। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ टू पोलरॉइड्स,
है ना, या टू पोलराइजर्स इज थीटा, कितना है, इज थीटा। दो पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, मतलब ऐसे, इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार से, जैसे एक का ट्रांसमिशन एक्सिस अगर ऐसे है, एक का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे, इस प्रकार से, तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस और टू पोलराइजर्स इज थीटा। पहले वाले को बोल दिया पोलराइजर, दूसरे वाले को बोल दिया एनालाइजर। अब आप याद रखें, मान लीजिए ये अनपोलराइज लाइट आ रही है साहब, ये कैसी लाइट आ रही है, मान लो ये अनपोलराइज लाइट है। अब अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, होने दो। अब अपने को पता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पे हाफ हो जाएगी। अब ये कब काम आएगा, जब दूसरे पोलराइजर से गुजरने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट, तो बाहर जाते हुए, यानी दूसरे, ये वाली आई नॉट नहीं है, समझना, ये वाली आई नॉट नहीं है, ये तो 2 आई नॉट होगी, तो उसका आधा हो जाएगा आई नॉट। दूसरे पोलराइजर पे गिरने वाली इंटेंसिटी आई नॉट, तो बाहर जब निकलेगी तो इंटेंसिटी आई हो जाएगी। मतलब आप ये फॉर्मूला याद रखें, तो उसके साथ प्लीज डायग्राम भी याद रखें। खाली फॉर्मूला याद रखने से, खाली डायग्राम याद रखने से काम नहीं चलेगा, दोनों याद रखें। अच्छा, ये मान लो अनपोलराइज लाइट है, तो इसकी तो हाफ हो गई। अब दूसरे पोलराइजर पे जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो दूसरे पोलराइजर से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल है। थीटा अगर 0 या 180 हो गया तो आई बराबर आई नॉट हो जाएगा। 0 हो इनके बीच का एंगल, या 180 हो, 0 या 180 हो, 90 हो गया तो इसको बोलेंगे क्रॉस्ड पोजीशन। 90 पे cos 90 0 हो जाएगा और बाहर कोई भी इंटेंसिटी, कोई भी लाइट नहीं निकलेगी, जीरो इंटेंसिटी, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोजीशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पोजीशन। प्लीज बेटा इसको याद रखें फॉर्मूले को, और साथ के साथ इस डायग्राम को भी याद रखें। बच्चों को क्या लगता है ये आई नॉट है, ये आई है ना, ये आई नॉट है, ये आई है, थीटा इनके बीच के ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल है, ठीक है। हाँ, अगर ये आई नॉट है, ये पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है, तो आई नॉट है तो 2 आई नॉट हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इस पे सवाल आ चुका है नीट 2024 में। जी हाँ, क्या, सबसे पहले तो सुनो, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ना ब्लैक से लिख दूंगा, अभी ठीक कर दूंगा, इसको मैं ब्लैक से लिख दूंगा, ठीक है। ये मान लो कोई स्लैब है, ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इंसिडेंट रे। अब आपको पता है, मुझे भी पता है कि यार रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन साथ में होता है, घटित। तो इंसिडेंट रे अगर अनपोलराइज लाइट है, इंसिडेंट रे अगर अनपोलराइज लाइट है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी और ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। सही बात है, हाँ सर। ये कैसी रे होगी बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। अब आपको सबसे पहले तो याद रखना है, कि जब लाइट ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट होगी, यानी जो इंसिडेंट एंगल है ये आईपी है, इंसिडेंट एंगल ये आईपी है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही होगा। तो जब लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, आईपी पे इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, इसको मैं लिख देता हूं रिफ्रैक्टेड रे, आपस में होंगे परपेंडिकुलर, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली चीज ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री। पहली चीज ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ब्रूस्टर फाउंड दैट एट द पोलराइजिंग एंगल, आईपी हो गया पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेस, ट्रांसमिटेड बोल लो या रिफ्रैक्टेड बोल लो, मैं इसको ना रिफ्रैक्टेड बोल देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और कोफिशिएंट बोल रहा हूं मैं यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ब्रूस्टर एंगल में रिश्ता होगा म्यू बराबर 10 आईपी। आईपी दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ, आईपी क्या हो गया, ब्रूस्टर एंगल, आईपी हो गया ब्रूस्टर एंगल। और आपको एक चीज याद रखनी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के बराबर है, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आपस में ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। साथ के साथ आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड है। यही पूछा था पेपर में कि जब वो ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट होती तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होती, कंप्लीटली पोलराइज्ड, और रिफ्रैक्टेड रे होती पार्शियली पोलराइज्ड। जी हाँ, कैसी होती है, पार्शियली पोलराइज्ड। यही पूछा है इसी साल जो नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें पार्शियली पोलराइज्ड होती है रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे होती है कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पे जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, क्या, कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वाइब्रेशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, इज परपेंडिकुलर टू, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस अगर ये है
तो वाइब्रेशन हो रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर में, है ना। तो यहां पे लिखा है वाइब्रेशन ऑफ ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। बाकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी, कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये नहीं पूछा था, ये पूछा था रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड कैसी होगी, पार्शियली पोलराइज्ड, और म्यू और tan आईपी में रिश्ता भी अपने को याद रखना है। आईपी क्या हो गया, ब्रूस्टर्स एंगल हो गया, क्या हो गया, ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल हो गया, है ना। ये लो साहब, और इसी के साथ हमने क्या फिनिश कर दिया, वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और वो सब अपने सिलेबस में नहीं, इसी, अच्छा साइड में हटना था एक से, ये हो गया था कि ये देख लो, मैं साइड में हटा नहीं था कि मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन सी स्लाइड्स के लिए हटना था मुझे, यहां से मैं सारी स्लाइड्स के लिए हट जाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी शायद मैं भूल गया था साइड में हटना, सो सॉरी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया डन, ठीक है साहब। तो इसी के साथ अपना ये माइंड मैप भी फिनिश होता है, प्यारा सा छोटा सा माइंड मैप था ऑप्टिक्स से मिला के। ऑन एन एवरेज हर साल रे ऑप्टिक्स ऑन एन एवरेज 5 सवाल, 500 के 20 नंबर कहीं भी नहीं गए ऑप्टिक्स, ढंग से पढ़ के जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले माइंड मैप में, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।